हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का 3rd अध्याय हमारा मानव व्यवहार के आधार। तो आज हम करते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है, विकासवादी परिप्रेक्ष्य व्यवहार के जैविक आधार की किस प्रकार व्याख्या करते हैं। यानी कि जो हमारे विकासवादी परिप्रेक्ष्य जो होते हैं वो जैविक आधार में किस प्रकार से सहायता करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, विकासवादी परिप्रेक्ष्य व्यवहार के जैविक आधार की व्याख्या इस प्रकार करता है कि विकासवादी प्रक्रिया के कारण होने वाली शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में परिवर्तन हो सके। यानी कि हमारे जो विकासवादी परिप्रेक्ष्य व्यवहार के जैविक आधार में परिवर्तन कुछ इस तरीके से करते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जितनी भी विशेषताएं जो हैं उनमें परिवर्तन आ सके। ओके, सिंपल सा है ये तो बिल्कुल ही। फिर उसके बाद क्या है, यह प्रजाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि हमारे प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो विकासवादी परिप्रेक्ष्य के जैविक आधार होते हैं जो वो आवश्यक होते हैं। यह विकास पर्यावरण की मांगों के परिणाम स्वरूप हुआ है। कुछ व्यवहार इस विकास में स्पष्ट भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए आहार ढूंढने की योग्यता, परभक्षी से दूर रहना और छोटे बच्चों की सुरक्षा, ये सब जीव तथा उनकी प्रजाति की उत्तरजीविता से संबंध उद्देश्य हैं। ओके, उसके बाद क्या है, आधुनिक मानव के पास ये अभिलक्षण कई हजारों सालों पहले से हैं। आधुनिक मानवों के 3 महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है जो पूर्वजों से हमें अलग करते हैं वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले है बड़ा और विकसित मस्तिष्क। सभी व्यक्तियों में जो है ये पाया जाता है, जिसमें संज्ञानात्मक व्यवहार जैसे प्रत्यक्षीकरण हो गया और स्मृति हो गया, तर्कना, समस्या समाधान और संप्रत्यय के लिए भाषा को उपयोग करने की अधिक क्षमता जो है पाई जाती है। किसमें पाई जाती है ये, जब एक व्यक्ति के पास बड़ा और विकसित मस्तिष्क होता है। वो कब होता है, जब उसके जो है वो जैविक आधार से ये रिलेटेड है। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने की क्षमता, काम करने योग्य विपरीत अंगूठे के साथ मुक्त हाथ। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है हमसे, तंत्रिका कोशिकाएं सूचना को किस प्रकार संचारित करती है, वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिकाओं के पास सूचना को विद्युतीय रासायनिक संकेतों के रूप में ग्रहण करने के लिए जो है पार्श्व तंतु, काय केंद्रक और अंतस्थ बटन हो गए हमारे अक्षतंतु होते हैं। पार्श्व तंतु का कार्य निकटवर्ती तंत्रिका तंत्र से या सीधे संवेदी अंगों से आने वाली तंत्रिका आवेगों को ग्रहण करना होता है। ग्रहण किए हुए संकेत काय कोशिका में भेजे जाते हैं और इसके बाद अक्षतंतु में, जिससे कि सूचना अन्य तंत्रिका कोशिकाओं और मांसपेशियों में भेजी जा सके। अक्षतंतु अपनी लंबाई के साथ साथ सूचना का संवहन करता है। अंतिम सिरे पर अक्षतंतु छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाते हैं जिन्हें अंतः बटन कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, इसमें अन्य तंत्रिका कोशिकाएं ग्रंथियों और मांसपेशियों से सूचना भेजने की क्षमता होती है। ओके, तो ये होगी हमारी तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को किस प्रकार जो है वो संचरित होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हमारी बॉडी में। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है, परम मस्तिष्कीय वलकुट के 4 पालियों के नाम बताएं। क्या है, परम मस्तिष्कीय वलकुट के 4 पालियों के नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ललाट पाली। यह मुख्यतः संज्ञानात्मक कार्यों जैसे अवधान, चिंतन, स्मृति, अधिगम एवं तर्कना से संबंध है, किंतु यह स्वायत्त और संज्ञानात्मक अनुक्रियाओं पर भी
अवरोधात्मक प्रभाव डालती है। सेकंड है हमारी पार्श्विक पाली। यह मुख्यतः त्वचीय संवेदनाओं और उनका चाक्षुष और श्रवण संवेदनाओं के साथ संवहन से संबंध है। उसके बाद है हमारी शंख पाली। यह मुख्यतः श्रवणात्मक सूचनाओं के प्रक्रमण से संबंध है। प्रतीकात्मक शब्दों और ध्वनियों की स्मृति यहाँ रहती है तथा लिखित भाषा और वाणी को समझना इसी पाली पर निर्भर करता है। ओके, फिर उसके बाद है पश्य कपाल पाली। यह चाक्षुष सूचना से संबंधित है। चाक्षुष आवेगों की व्याख्या, चाक्षुष उद्दीपकों की स्मृति और रंग चाक्षुष मुख्यतः इसी पाली के दौरान द्वारा जो है वो संपन्न होती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले अंतःस्रावों के नाम बताएं। अंतःस्रावी तंत्र हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है ये भी हमें बताना है। ओके, तो जान लेते हैं सबसे पहले हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां और कौन कौन से अंतःस्रावों का वो जो है निष्पादन करते हैं, निकालते हैं बाहर, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। इनसे अंतःस्राव होता है संवृद्धि अंतःस्राव, और जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन्स निकालती है पीयूष ग्रंथि। फिर है अवटु ग्रंथि, ये क्या करती है, थायरोक्सिन। फिर है अधिकृत ग्रंथियां, ये इनमें ये चीजें पाई जाती है, क्या है, कोर्टिकोइड्स और जो है एपाइनफ्राइन और नोर एपाफाइन। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अग्नाशय, जो कि निकालता है इंसुलिन हार्मोन अंतःस्राव। फिर है हमारी जनन ग्रंथियां, ये किन किन चीजों का स्राव करती हैं, एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होता है, और एस्ट्रोजन जो है वो पुरुषों में होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों में पाए जाते हैं। इन हार्मोन्स का जो है ये अंतःस्राव करती हैं। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो हम देख लेते हैं। हमारे विकास और व्यवहार में अंतःस्रावी ग्रंथियों की निर्णायक भूमिका होती है। ये विशेष रासायनिक द्रव प्रभावित करती है, उन्हें अंतःस्राव कहते हैं, जो हमारे कुछ व्यवहारों को नियंत्रित करता है। सभी अंतःस्रावों का सामना प्रकार्य हमारे व्यवहार पर कल्याण के लिए जो है निर्णायक होता है। अंतःस्रावों के संतुलन स्राव के बिना शरीर आंतरिक संतुलन को बनाने में सक्षम नहीं होता है। यदि अंतःस्राव में वृद्धि न हो तो दबाव की स्थिति में हम पर्यावरण के संभाव्य खतरों के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। यदि अंतःस्राव स्रावित न हो तो हमारी संवृद्धि नहीं हो सकती, हम परिपक्व नहीं हो सकते और न ही प्रजनन संभव हो सकता है। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अंतःस्राव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस प्रकार आपातकालीन स्थितियों में कार्य व्यवहार करने में हमारी सहायता करता है। यह तंत्र उन क्रियाओं का संचालन करता है जो सामान्यतः हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य खंड होते हैं, अनुकंपी खंड होता है, प्रानुकंपी खंड होता है। इसमें क्या होता है, यह आपातकालीन स्थितियों को संभालने का कार्य करता है। जैसे संघर्ष या पलायन की स्थिति में इस आपातकाल का चयन क्रिया रुक जाती है। आपातकाल में पाचन क्रिया रुक जाती है, रक्त आंतरिक अंगों से मांसपेशियों की ओर जो है दौड़ने लगता है तथा श्वास गति, ऑक्सीजन आपूर्ति, हृदय गति और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे, संस्कृति का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जान लेते हैं संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति का तात्पर्य पर्यावरण के मानव निर्मित भाग से है।
यानी कि एक ऐसा पर्यावरण में एक ऐसा भाग जो एक मानव के द्वारा बना दिया गया है। इसमें बहुत से लोगों के व्यवहार के साथ साथ हमारे अपने व्यवहार के विभिन्न उत्पाद शामिल होते हैं। ये उत्पाद भौतिक वस्तुएं यथा औजार, मूर्तियां होगी, विचार होगी, जैसे कोई श्रेणियां, कोई मानक हो गए, या सामाजिक संस्थानों की बात करें तो हमारे परिवार, विद्यालय, ये सारी चीजें हो सकती हैं जो एक मानव के द्वारा जो है अपनी सूझबूझ से बनाई हुई है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है संस्कृति की विशेषताएं? संस्कृति उन लोगों के व्यवहारात्मक उत्पादों को सम्मिलित करती है जो हमसे पहले आ चुके हैं। इसमें कुछ मूल्य होते हैं जो प्रकट किए जाते हैं और उनको प्रकट करने के लिए एक भाषा होनी बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, यह एक जीवन पद्धति है जो हम में से बहुत लोगों के द्वारा अपनाई जाती है जो उस परिवेश में खड़े होते हैं। ओके, उसके बाद है इसे कुछ प्रतीकों में अभिव्यक्त अर्थों के रूप में समझा जा सकता है जो कि ऐतिहासिक रूप से लोगों में संचरित होती है। ये होता है हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताया गया है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि जैविक कार्य हमें समर्थ बनाने की भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो हमारे जैविक कारक होते हैं हमें समर्थ बनाने की भूमिका निभाते हैं, जबकि व्यवहार के विशिष्ट पहलू सांस्कृतिक पहलू से जुड़े हुए होते हैं अपने उत्तर के समर्थन के कारण दीजिए। तो देख लेते हैं क्या है। हाँ, जैविक कारक जो होते हैं वो हमें समर्थ बनाने के लिए जो है वो भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, क्या है कि जबकि व्यवहार के विशिष्ट पहलू सांस्कृतिक कारकों से जुड़े हुए होते हैं, हमारे कई व्यवहार अंतःस्राव से प्रभावित होते हैं, तो अन्य कई व्यवहार जो है पूर्ववर्ती अनुक्रियाओं के कारक होते हैं। काम व्यवहार में मनुष्य और जानवरों के अंतःस्राव को प्रतिवर्ती क्रियाएं समान रूप से होती है, जबकि जानवरों में काम व्यवहार काफी सरल और जो है प्रतिवर्ती होता है। मनुष्यों में यह इतना जटिल होता है कि इसे प्रतिवर्ती बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। मानव काम व्यवहार में साथी का चुनाव एक मुख्य विशेषता होती है। चुनाव का यह आधार विभिन्न समाजों में भिन्न होता है और एक ही समाज में भिन्न होता है। मानव काम व्यवहार कई नियमों, मानकों, मूल्यों और कानूनों से नियंत्रित होता है। मनुष्यों के व्यवहार को समझने के लिए केवल जैविक कारक ही हमारी बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर सकते हैं। जैविकी तथा सांस्कृतिक शक्तियां भी परस्पर कार्य के द्वारा मानव प्रक्रिया विकसित हुई है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है 8th क्वेश्चन में हमसे कि सामाजिकरण के मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिकरण होता क्या है, इसके मुख्य कारकों को हम जान लेते हैं। माता पिता बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव माता पिता का पड़ता है। यानी कि सामाजिकरण का मतलब हमें समझाना है कि एक समाज में बच्चा पल रहा है तो उसका सबसे ज्यादा उसके जीवन शैली में प्रभाव किसका देखा जा रहा है। तो इन्होंने इसमें बताया है कि माता पिता का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और भी अनेक कारक है वो हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या बताया है आगे, माता पिता बच्चों के बीच उनके कुछ व्यवहारों और प्रोत्साहित तथा कुछ को हतोत्साहित करते हैं। ये बच्चों को विभिन्न प्रकार की स्थितियों में रख के उन्हें जो है विद्यात्मक अनुभव सीखने के लिए अवसर और चुनौतियां प्रदान करते हैं। जीवन की वे स्थिति भी जिसमें माता पिता रहते हैं, गरीबी, बीमारी हो गया, कार्य दबाव हो गया, हमारा परिवार का स्वरूप हो गया, उन शैलियों को प्रभावित करता है जो माता पिता अपने बच्चों को सामाजिकृत करने के लिए अपनाते हैं। दादा दादी, नाना नानी से समीपता तथा सामाजिक संबंधों का ढांचा
और बच्चों के सामाजिकरण में प्रत्यक्ष या माता पिता के माध्यम से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओके, तो एक कारक हमारा ये हो गया। एंड नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है आगे। विद्यालय कि एक जो विद्यालय है वो भी सामाजिकरण को प्रभावित करता है। बच्चों को अपने शिक्षकों और समकक्षों के साथ अन्योन्य क्रिया करने का एक सुसंगठित ढांचा प्रदान करता है। बच्चे केवल संज्ञानात्मक कौशल जैसे पढ़ना लिखना गणित को करना ही नहीं सीखते हैं, बल्कि बहुत से सामाजिक कौशल जैसे बड़ों का जो है समवयस्कों के साथ व्यवहार करने के ढंग, भूमिका स्वीकारना, उत्तरदायित्व निभाना भी सीखते हैं। वे समाज के नियमों और मानकों को सीखते हैं और उनका आंतरिकीकरण भी करते हैं। और क्या है, कई अन्य विद्यात्मक गुण जैसे हम देख सकते हैं स्वयं पहल करना और जो है आत्मीय नियंत्रण, उत्तरदायित्व लेना और जो सृजनात्मकता इत्यादि विद्यालयों को प्रोत्साहित किए जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा जन समूह कैसे प्रभावित करते हैं एक व्यक्ति को। सामाजिकरण के कारक को कैसे माना गया देख लेते हैं। बच्चों को न केवल दूसरों के साथ होने का अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे गुण जैसे सहभाजन, विश्वास, आपसी समझ, भूमिका स्वीकृति एवं निर्वहन भी समकक्षों के साथ जो है अन्योन्य क्रिया के दौरान विकसित होते हैं। बच्चे अपने दृष्टिकोण को दृढ़तापूर्वक रखना और दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना तथा उसमें अनुकूलन करना भी सीख जाते हैं। जन समूह के कारण आत्मध्यात्मक या विकास बहुत सुगम हो जाता है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा जनसंचार का प्रभाव। दूरदर्शन, समाचार पत्रों, पुस्तकों और जो चलचित्रों के माध्यम से बच्चे बहुत सारी बातें सीखते हैं। किशोर और युवा प्रौढ़ अक्सर इन्हीं में से अपना आदर्श प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली हिंसा और जो है परिचर्चा का एक मुख्य विषय है, क्योंकि अध्ययन यह इंगित करते हैं कि दुर्व्यवहार पर हिंसा को देखना बच्चों के आक्रामक व्यवहार को बढ़ाता है। सामाजिकरण के इस कारक को अधिक अच्छी तरह से उपयोग करने की उपयोग करने की आवश्यकता है। और इसमें क्या बताया गया है, जिसमें बच्चों में अवांछित व्यवहारों के विकास को रोका जा सके। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संस्कृतिकरण और सामाजिकरण में हम किस प्रकार विभेद कर सकते हैं, यानी कि संस्कृति क्या है और जो सामाजिकरण क्या है, दोनों में अंतर हम देख लेते हैं। ओके, क्या होता है सबसे पहले संस्कृतिकरण। यह उस सभी प्रकार के अधिगम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षक के होता है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिकरण में क्या होता है। यह ऐसे विचार प्रक्रिया है जो माता पिता, विद्यालय, जन समूह, संचार आदि कारकों के ऊपर महत्व जो है कारकों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्या होता है इनमें, नेक्स्ट है संस्कृतिकरण। यह मानवीय जीवन के विचार, संप्रदाय और मूल्यों की सीख देता है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक संदर्भ में हमें उपलब्ध होते हैं। ओके, फिर उसके बाद सामाजिकरण देख लेते हैं। यह एक प्रक्रिया है, वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं और उन्हें समाज और समूह के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाते हैं। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संस्कृतिकरण और सामाजिकरण में विभेदन करें। ओके, तो आप अच्छे से इसे रीड कर लियो। फिर उसके बाद है संस्कृतिकरण। यह प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है, परीक्षण के माध्यम से होता है, यह अन्योन्य क्रिया के माध्यम से होता है हमारा सामाजिकरण। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है हमसे, पर संस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है। क्या पर संस्कृति ग्रहण का एक निर्वाध प्रक्रिया है। देख लेते हैं कैसे।
पर संस्कृतिकरण का तात्पर्य दूसरी संस्कृतियों के साथ संप्रत्य के फलस्वरूप आए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से है। यह संपर्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, पर संस्कृति ग्रहण की सहजता के लिए पुनः सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। कभी कभी लोग इन नई बातों को सीखना सरल समझते हैं और यदि उनका सीखना सफल रहता है तो उनके व्यवहार में उस समूह की दिशा और परिवर्तन आसानी से हो पाता है जो उनके लिए पर संस्कृतिकरण लाता है। पर संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है कि हमारी संस्कृति तो है ही, साथ में हम दूसरी संस्कृतियों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी चीज़ों को भी अपने व्यवहार में ढालें, वो चीज़ें होती है पर संस्कृतिकरण। दूसरों की संस्कृति को अपनाना। दूसरी ओर इसमें क्या बताया गया है, बहुत सी स्थितियों में लोग परिवर्तन की नई मांगों के अनुसार कार्य व्यवहार करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उन्हें यह परिवर्तन कठिन लगता है और वे जो है द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाते हैं, यानी कि सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो कई लोग जो होते हैं वो अच्छे तरीके से अपना लेते हैं पर संस्कृतिकरण को, उनके तौर तरीकों को समझ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो नहीं अपना पाते हैं तो उन्हें बहुत सारे द्वंद्व की स्थिति में भी कई बार लोग चले जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर संस्कृति ग्रहण के दौरान लोग किस प्रकार की पर संस्कृति ग्राही युक्तियां अपनाते हैं वो देख लेते हैं। हम विवेचना कीजिए। पर संस्कृति ग्रहण के दौरान लोग निम्नलिखित प्रकार की पर संस्कृति ग्राही युक्तियों को अपनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। यह वह अभिवृत्ति है जिसमें दोनों में रुचि होती है। अपने मूल संस्कृति एवं अन्यता को बनाए रखना, साथ ही दूसरे सांस्कृतिक समूहों के साथ दैनिक अन्योन्य क्रिया करते रहना। सेकंड इसमें क्या बताया गया है, आत्म साक्षात्करण। वह अभिवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति अन्यता को बनाए नहीं रखना चाहता है और दूसरी संस्कृतियों का अभिन्न बनने के लिए व्यवहार करते हैं। फिर इसमें क्या बताया, पृथकीकरण। वह अभिवृत्ति है जिसमें लगता है कि लोग अपनी मूल संस्कृति को धारण किए रहना मूल्यवान समझते हैं और वे दूसरे संस्कृति समूह को अन्योन्य क्रिया से बचाते हैं। फोर्थ इसमें बता दिया, सामांतकरण। वह अभिवृत्ति है जहां अपने सांस्कृतिक अनुरक्षक की या तो संभाव्यता कम होती है या रुचि कम होती है और दूसरे सांस्कृतिक समूहों के संबंध में रखने की इच्छा भी कम होती है। ओके, उसके बाद ये होता है हमारा लेसन कंप्लीट। तो जो है हमारी 11th क्लास जो है वो पूरी आज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे 12th के लेक्चर स्टार्ट। ओके।